देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ x1 विद कॉन्वेक्स मिरर हैज लेंथ x2, देन यदि x1 लंबाई की वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो, तो ये चार ऑप्शन दिए। x1 ए ऑप्शन में है x1 लेस देन इक्वल टू x2, x1 लेस देन x2, x1 ग्रेटर देन x2 और x1 बराबर x2। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? तो इसके लिए हल है, उत्तल दर्पण के सामने x1 लंबाई की वस्तु, ये x1 वस्तु रखी और ये उत्तल दर्पण है, और ये आपका इसके सामने x1 लंबाई की कोई वस्तु रखी है। चाहे जहां पर स्थित हो, उसका प्रतिबिंब x2 सदैव ध्रुव, ये ध्रुव है वो, तथा फोकस के मध्य बनता है। ध्रुव तथा फोकस के मध्य बनता है। प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है? प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। प्रतिबिंब बनाने के नियम उत्तल दर्पण के द्वारा, ये शायद आप जानते होंगे। इसके लिए चलो फिर भी बता देते हैं। वस्तु के सिरे से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु के सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। और दर्पण के वस्तु के शीर्ष से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, वो दर्पण के वक्रता केंद्र से टकराकर वापस उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो जहां पर जो कटान बिंदु होता है, ये होता है वस्तु की लंबाई x2। ये है x2 आपका, x2 यहाँ दोनों काटते हैं एक दूसरे को, तो ये सीधा बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी होगा। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही है? वस्तु से छोटा, तो x1 लेस देन x2, बी ऑप्शन सत्य होगा। x1 ग्रेटर देन x2, सी। इसके लिए सी ऑप्शन सत्य होगा, यानी कि वस्तु की लंबाई जो है प्रतिबिंब की लंबाई से ज्यादा होगी। x1 ग्रेटर देन x2। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, ऊष्मा की एसआई इकाई है। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। नंबर ए जूल है, नंबर बी कैलोरी है, नंबर सी किलो कैलोरी है और नंबर डी अर्ग है, ERG अर्ग। तो चार ऑप्शन में से और एक ऑप्शन सत्य है। तो इसका हल है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक ऊर्जा की तरह जूल है, परंतु व्यवहार में कैलोरी, किलो कैलोरी, ब्रिटिश ऊष्मीय मात्रक आदि भी प्रयुक्त होते हैं। धन्यवाद। इन मीडियम द नेचर ऑफ साउंड वेव्स इज, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ये चार ऑप्शन दिए हैं इसके। ए नाइदर लॉन्गिट्यूडनल नॉर ट्रांसवर्स, यानी कि ना तो अनुदैर्घ्य और न ही अनुप्रस्थ। नंबर बी ओनली लॉन्गिट्यूडनल, केवल अनुदैर्घ्य।
नंबर सी है ओनली ट्रांसवर्स, केवल अनुप्रस्थ। नंबर डी बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों। तो इसके लिए यह है कि माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति केवल अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अतः ये सभी माध्यम जैसे कि आपका ठोस, द्रव, गैस में संचरण कर सकती हैं। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता। निर्वात यानी कि वैक्यूम में ध्वनि नहीं चल सकती, क्योंकि माध्यम अनुपस्थित होता है और ध्वनि के चलने के लिए माध्यम बहुत जरूरी है। इसलिए आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी सत्य है। इसलिए आपका ऑप्शन बी सत्य है। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉन इज, एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है, 4 ऑप्शन दिए। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की घात माइनस 10 माइक्रोन, 10 की घात माइनस 2 माइक्रोन, 10 की घात माइनस 4 माइक्रोन, और डी है 10 की घात माइनस 6 माइक्रोन। ये 4 मान दिए हैं इसमें। तो एक एंगस्ट्रॉम कहीं के बराबर होता है। तो सबसे पहले एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम लंबाई मापने के लिए माइक्रोन म्यू से भी छोटा मात्रक है। इस मात्रक का उपयोग प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य, अणुओं तथा परमाणुओं के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। इसका प्रतीक ए के ऊपर 0 का निशान ये होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1/10,000 माइक्रोन, बराबर 10,000 को हम 10 की घात 4 लिख सकें, फिर ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो 1 गुणा 10 की घात माइनस 4 हो जाएगी माइक्रोन म्यू। और या एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 4 इंटू मीटर में बदलेंगे, 10 की घात माइनस 6 से गुणा करेंगे, बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हो गया 1 मिनट के तो। और ये क्वेश्चन आया है यूपी टेट 2019 के, 2019 में आया यूपी टेट में, और सी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मैक्सिमम इन, ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है, कहां में होती है अधिकतम? मार्केंशिया पाल्माटा में, रिक्शिया डिस्कलर में, नंबर सी मार्केंशिया पॉलीमोर्फा में, या रिक्शिया फ्लूटेंस में। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। और चारों में डी ऑप्शन आपका सत्य है। रिक्शिया फ्लूटेंस, जिसका सामान्य नाम फ्लोटिंग क्रिस्टल वाल्ट है, रिक्शिया फ्लूटेंस लीवरवाल्ट जीनस रिक्शिया का एक जलीय ब्रायोफाइट है। यह तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो डी सत्य है। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटल स्टेम पैरासाइट, निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? ये 4 विकल्प दिए हैं। नंबर 1 विस्कम, नंबर बी अमरबेल, नंबर 3 रेफलिसिया, और नंबर डी चंदन। क्या कहा इसमें? कहता है
निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? पूर्ण स्तंभ परजीवी कैसा होता है, ये भी तो बताएंगे। तो अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है। इसमें पत्तियों और पर्ण हरित का पूर्णतः अभाव होता है, इसलिए इसका रंग पीत मिश्रित सुनहरा या हल्का लाल होता है। इसका तना लंबा, पतला, शाखायुक्त और चिकना होता है। तने से अनेक मजबूत, पतली पतली और मांसल शाखाएं निकलती हैं, जो आश्रयी पौधे को अपने भार से झुका देती हैं। इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, अमरबेल। ये पूर्ण स्तंभ परजीवी है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग इवेंट्स इन प्लांट्स। पौधों में होने वाली घटनाओं का मिलान करो। पहला है जल अवशोषण, खनिज अवशोषण, जल परिवर्तन और खनिज परिवहन। तो इसके ऑप्शन दिए, जाइलम, फ्लोएम, मूलरोम और जी एपिब्लेमा। पहले के साथ तीसरे का हो गया। और खनिज अवशोषण, खनिज अवशोषण कौन करता है? एपिब्लेमा, एपिब्लेमा। और जल परिवर्तन, जल परिवर्तन कौन करता है? जाइलम, जाइलम। और खनिज परिवहन, खनिज परिवहन कौन करता है? फ्लोएम, फ्लोएम। ये मिलान हो गया। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन बी वो सत्य है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडेमिक स्पीसीज आर, स्थानिक जातियां क्या हैं? तो इसके चार ऑप्शन दिए हैं। जंतु जो सामान्य हों और संसार भर में फैले हों, उन्हें कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। नंबर बी, वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। नंबर सी, वो वन्य जातियां जो समाप्त होने की कगार पर हों, उन्हें कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। या नंबर डी, वो वन्य जीव जिनको शिकारियों से बचाया गया हो, उन्हें कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका ऑप्शन जो है वो आपका बी सत्य है। वो पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि स्थानिक जातियां। इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो बी सत्य है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। पौधों में मादा जननांग क्या है? मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है। यानी कि पौधों में जो मादा जननांग है उनका व्यवस्थित क्रम इन चार ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है अंडाशय, वर्तिकाय, वर्तिका एवं पुष्पासन। नंबर बी ऑप्शन है वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं पुष्पासन। नंबर सी है अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुष्पासन एवं वर्तिकाग्र। और डी ऑप्शन है वर्तिकाग्र,
वर्तिका, अंडाशय एवं पुष्पासन। तो चारों ऑप्शन में ये ऑप्शन डी जो है ये आपका सत्य है और ये मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिप्रेजेंट्स कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है? क्या होता है कैल्सिनेशन? इसके लिए चार ऑप्शन दिए। MgCO3 इक्वल टू MgO प्लस CO2, बी है 2Ag प्लस 2HCl प्लस O इक्वल टू 2AgCl प्लस H2O, नंबर सी है 2Zn प्लस O2 इक्वल टू 2ZnO, और नंबर डी ऑप्शन है 2ZnS प्लस 3O2 इक्वल टू 2ZnO प्लस 2SO2। ये चार ऑप्शन दिए, इसमें कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है? सबसे पहले देखना है कैल्सिनेशन होता क्या है। तो कैल्सिनेशन गर्म करके धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोक्साइड को धातु ऑक्साइड में बदलना कैल्सिनेशन कहलाता है। क्या बताया? गर्म करके धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोक्साइड को धातु ऑक्साइड में बदलना कैल्सिनेशन कहलाता है। धातुओं के मिश्रण में ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों का निष्कापन किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करने से MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट गर्म कर दिया, गर्म करने से क्या होगा? क्या बनेगा? गर्म करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त होते हैं। इसमें कहीं का भैया मैग्नीशियम कार्बोनेट का निष्कापन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे मैग्नीशिया भी कहा जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। लो भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलरलेस गैस टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। कौन सी रंगहीन गैस, कलरलेस गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? ये चार गैसों के नाम लिखे। नंबर ए SO2, नंबर बी Cl2, नंबर सी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और नंबर डी है ब्रोमीन यानी कि Br2 ब्रोमीन गैस। तो इन चार, ये यूपी टेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये चार गैस हैं, इन गैस में से कौन सी गैस ऐसी है, रंगहीन गैस है वो, और लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? कौन कौन सी गैस हैं वे? SO2, Cl2, H2S, Br2। तो इसमें है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S गैस ऐसी है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है। यह गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है। CH3CO2 है, CH3COO ट्वाइस, CH3COO ट्वाइस Pb, यह है आपका लेड एसीटेट।
Pb प्लस H2S प्लस H2S इक्वल टू क्या हो गया? Pb लेड को अलग निकाल देगी, लेड, PbS लेड सल्फाइड प्लस 2 PbS प्लस फिर क्या होगा? CH3 एसिटिक एसिड 2 CH3 COOS एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी कि जिसे आम भाषा में सिरका कहते हैं, सिरका। तो ये इसका है, तो इसके लिए ऑप्शन आपका कौन सा सही है? इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो सी सत्य है। लेड एसिटेट है सिरका, एसिटेट, एसिटिक एसिड, सिरका जिसे कहते हैं। देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए। इन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं। ये यौगिक है 1 2 3 4 यानी कि BF3 IF7 CO2 और PCl5। इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन से हैं? 1 2 3 और 4 यौगिकों में पहला दूसरा तीसरा है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दूसरा तीसरा है, या पहला या दूसरा है, या तीसरा व चौथा है, या पहला दूसरा पहला तीसरा और चौथा है। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन से इन यौगिकों में? ये सबसे पहले समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे होते हैं? वह अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही का कार्य कर सकता है। क्या कहा? वह अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही का कार्य कर सकता है इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही न्यून इलेक्ट्रॉन धनायन या अणु होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही न्यून इलेक्ट्रॉन धनायन या अणु होते हैं। तो इसके लिए आपका है ऑप्शन ए सत्य है। इसके लिए आपका ऑप्शन ए सत्य है, यानी कि ये जो काबिलियत है BF3 IF7 और CO2 में ही है कि ये अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही का कार्य कर सकते हैं।